हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया यूनिट 1 का लेसन फर्स्ट, रेलेवेंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले उनके लिए होगी और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अप्रोचेस टू स्टडिंग इंडियन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को जनरली रेफ़र किया जाता है पावर से, जिसमें जो पावर है वो एक्ट करती है एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। अरिस्टोटल जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया पॉलिटिक्स को कि पॉलिटिक्स जो है बाय नेचर वो पॉलिटिक्स में जो मैन है वो बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल है। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इवेंट्स या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ को, अपने जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स इज़ दैट मोरल एक्शन whose purpose is to establish just society। इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स जो है वो एक नैतिक क्रिया है जिसमें उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सके। Studying Indian politics from the view of reconciling power and morality is a special and complex process. While studying state politics, special attention should be given to its nature and dynamic components, and this dynamic nature of politics in India can be analyzed through the lens of decentralization. अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ें तो उसमें जो मेन देखा जाए पावर को और मोरालिटी के बीच में जो नेचर है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो हम अपने जितने भी अलग तरीके के कंपोनेंट है पॉलिटिक नेचर में उनको हम एनालाइज करते हैं थ्रू द लेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, the central and grassroots level of politics could not help us to present holistic picture of Indian politics. This should be seen through all three level of politics: central, state and grassroots level, where national level politics is all about the issue concerning the nation that cover issue from national economy to security. On the other hand, regional politics is more about regional aspiration and grassroots level politics is about local concern. इसमें इनका कहना है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको ही अगर देखेंगे तो उससे हमें एक इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी होलिस्टिक पिक्चर नहीं क्रिएट की जा सकती। इसके लिए हमें जो पॉलिटिक्स के 3 लेवल है जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और ग्रास रूट लेवल, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के उसमें भी देखते हैं कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले सेंट्रल के पास होता है, फिर वो सेंट्रल स्टेट में करता है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो उसमें हम इन तीनों को स्टडी करके तभी हम एक पूरे पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स की एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स जो वो इस बारे में कि वो इशू कंसर्न करती है जो नेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि नेशनल इकोनॉमी टू सिक्योरिटी, और वहीं पर जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो रीजनल एस्पिरेशन और उन सब इश्यूज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स जो है वो लोकल इश्यूज से कंसर्न होती है। Therefore, at the beginning, Indian politics was being studied only based on central level politics. It was felt over time that all three levels of politics are correlated as well as different from each other. The new demands emerging in the states are not only the focus of state politics but also contribute to bringing change in national level politics. For a comprehensive picture of Indian politics, different approaches should be used by researchers. From this point of view, 3 major approaches to studying Indian politics are as below. स्टार्टिंग में जो इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी की जाती थी वो उसमें सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स को ही आधार मानकर की जाती थी, लेकिन टाइम के साथ ऐसा फील हुआ कि बाकी की जो बाकी की जो 3 लेवल पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं को रिलेटेड है और साथ में कुछ उनके टॉपिक जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। और ये जो है स्टेट में एक नई डिमांड की तरह ही नहीं देखा गया इसको, बल्कि जैसे कि ग्रास रूट लेवल पर और रीजनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स इमर्ज हुई तो उसको नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी चेंजिंग के लिए माना गया, कंट्रीब्यूटेड माना गया।
फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स डिफरेंट अप्रोच शुड बी यूज बाय रिसर्चर। और कुछ डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ की गई हैं, जैसे कि इसकी मेजर 3 अप्रोचेस है जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो काफ़ी पॉपुलर अप्रोच है इन द पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, जिसको हम स्टडी करेंगे। ये बेस्ड होती है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन अप्रोच जो है अरिस्टोटल के टाइम में भी यूज़ की गई थी, जिसमें कि अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था अपनी बुक पॉलिटिक्स में, और ये उसकी एक इनर्शियल स्टेज थी, यानी कि किसी भी कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी क्या नियम होंगे, क्या उसके ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो ये उस बारे में स्टडी थी। और दिस एरा वाज मार्क्ड बाय सोशल साइंस एज pre-behavioralist, where the institutional approach was taken as only the study of formal institution। और ये वो टाइम था जहाँ पर जो पॉलिटिकल एक तरीके से साइंटिस्ट थे वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे और इसकी स्टडी को एक फॉर्मल अप्रोच मानते थे। Institutional study is all about the study of rules, law and proceeding. After post-behavioralist, this common assumption about the institutional approach was shattered, and a significant shift was taken place in the research of institutional approach. Now it is only about the study of formal institution, but it also include informal institution. For analyzing democratic system, it is indeed to study institutions that are divided into formal and informal institution. Many scholars try to analyze Indian politics through an institutional approach. इंस्टीट्यूशनल स्टडी जो है वो बेसिकली स्टडी है किसी भी तरह के रूल्स, लॉ और प्रोसीडिंग की। और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट पीरियड के बाद एक जो कॉमन एग्जेप्शन थी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर ही स्टडी करती है, ये एक तरीके से टूट गई। ये शिफ्ट हुई कि ये साथ साथ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करती है और उनको एनालाइज करती है, जिसके लिए उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम को पढ़ना होता है। और वहीं पर वो जो स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो डिवाइड हो गई थी 2 फॉर्म में, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन अप्रोच और एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। और कई स्कॉलर जो थे उन्होंने ट्राई किया इस एनालाइज करने का इंडियन पॉलिटिक्स को थ्रू एन इंस्टीट्यूशन अप्रोच। द स्टडी ऑफ गवर्नेंस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन एट डिफरेंट लेवल आर नोन एज फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक 3 मेन। Political economy approach. The political economy approach is a vibrant approach to studying state politics which analyze economic factors to understand society and politics. Since 1980s, the importance of political economy in research work has been increasing continuously. जो political economy approach है वो एक vibrant approach है political state politics की, जो एनालाइज करती है किसी भी तरह के इकोनॉमिक फैक्टर को सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में। 1980s के बाद जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल इकोनॉमी का वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था और उसके कुछ अटैम्प्ट किए गए थे जिससे कि हम रिलेशनशिप जो स्टेट का मतलब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का वो हम समझ सके थ्रू द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। व्हेन वी स्टडी politics by relating power and economy to production, then we came to know that political economy is रिसर्चर्स ने इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी को कई तरीके से 1960 के बाद स्टडी किया है, जैसे कि मार्क्सिस्ट और लिबरलिज्म इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उसके कुछ एग्जांपल है। बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशनरी सेल्फ सफिशिएंसी वाज फेल्ट इन इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी का काफ़ी आभास हुआ कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके लिए उसी टाइम पर जो ग्रुप था किसानों का वो 2 भागों में बट गया था। एक तो था लोअर इनकम प्लीजेंट्री, यानी कि जिनकी इनकम लो थी वो वाले किसान, और वहीं पर कैपिटलिस्ट प्लीजेंट्री यानी कि पूंजीवाद किसान। This new capitalist peasantry class within the Indian economic was addressed by Rudolf
बाय बुल्लॉक कैपिटलिस्ट। इंडियन इकोनॉमी में जो पूंजीवादी किसान थे उनके एक तरीके से क्लास को एड्रेस किया था रुडोल्फ ने अपनी बुक बुल्लॉक कैपिटलिस्ट में, जिसमें कि उन्होंने इसके बारे में अच्छे से बताया था कि किस तरीके से जो पूंजीवादी किसान थे वो बाद में प्राइवेटाइजेशन से उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में ये सारी चीज़ें। और वहीं पर जो इंडियन इकोनॉमी में दूसरा चेंज मार्क किया जाता है वो था एरा ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का इन 1991। Similarly, researchers studying in Indian economy from the Marxist point of view study the political cultural approach. A culture is an inclusive form of expression, thought and belief of any society. Culture is a comprehensive term that differs from civilization. The rise and fall of many civilizations in the world have been continuously studied, but the culture itself has been experienced eternally. Under the political cultural approach, efforts are mainly made to the study thoughts, belief and attitude of the people. जो कल्चर किसी भी तरह के कल्चर की किसी भी तरह की जो सोसाइटी है उसके कल्चर की स्टडी जो है वो इस तरीके से की जा सकती है, उनके क्या एक्सप्रेशन है, क्या थॉट है और क्या उनके बिलीफ है। और जो कल्चर है वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि सिविलाइजेशन से अलग है। वर्ल्ड में कई तरह की सिविलाइजेशनों का राइज और फॉल हुआ है, बल्कि जो और उनकी लगातार स्टडी की जा रही है, लेकिन जो कल्चर है वो अपने आप में एक तरीके से एटर्नली अनुभव की गई है, यानी कि वो शाश्वत है। और इंडियन और जो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है उसमें काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं जिससे कि हम जो उनके थॉट्स, बिलीफ और एटीट्यूड है लोगों के उनको हम पढ़ सकें, उनको हम समझ सकें। और इस तरीके से जो इंडियन पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है वो बेसिकली यूज की जाती है वोटिंग बिहेवियर ऑफ द वोटर। उनके जो भी हमारी सिटीज़न है उनका क्या वोटिंग बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच यूज की जाती है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल कल्चर इज़ मोर डिफ़िकल्ट ये लेसन 1 था और इसका लेसन 2 भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप